उस दिन हातिम कुरैशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो रिशा की हरकतों से सख्त परेशान थे। नौरीन ने कॉल करके उसे हातिम की तबीयत खराबी के बारे में बताया। वो हॉस्पिटल में थे। हन्नान उसी वक्त उनसे मिलने हस्पताल चला आया। ये क्या मामू जान? वो उनकी जर्द रंगत देखकर दुखी सा हुआ। उम्र का तकाजा है। वो धीरे से मुस्कुराए। मैंने कहा था ना मामू जान कि वो आपका खून है, बाद में आपको गिला होगा। उसने कहा, मैंने तो गिला नहीं किया बेटे, लेकिन आपकी इस हालत को देखकर मुझे अपना आप ही कसूरवार लग रहा है। हन्नान ने कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं उसे अभी इसी वक्त आज़ाद कर देता हूँ। हन्नान ने कहा, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? उन्होंने पूछा। वो शायद उस लड़के से शादी कर ले, तब वो जो करेगी उसकी मर्जी से करेगी ना। हन्नान ने कहा, नहीं हन्नान, ऐसा नहीं होगा। उस लड़के को बस एक सीढ़ी चाहिए, उसे रिशा से कोई सरोकार नहीं। वो अरूज पर पहुंचकर उसे छोड़ देगा। और रिशा, वो है तो मेरा खून, लेकिन न जाने कैसा निकला है। उसे आदत पड़ गई है इस सब की, बेजा आज़ादी की, अय्याशियों की, और उससे शादी करके भी वो राह रास्त पर नहीं आएगी। वो शोहर बन गया तो पाबंदियां लगाएगा, और सारा मसला पाबंदियों का ही तो है। वो कहते चले गए। हन्नान चुप रह गया। वो उनकी अयादत करके वहाँ से निकला तो अचानक एक नर्स उसके पीछे भागी आई। मिस्टर हन्नान फारिस, आपको मैडम बुला रही हैं। वो उसके करीब आकर बोली। हन्नान हैरान सा उसके साथ गया। वो वही लेडी डॉक्टर थी जिसके पास वो एक बार फाकिहा को लेकर गया था। बैठे मिस्टर हन्नान, आपसे बस एक बात डिस्कस करना थी। उसने कहा, जी डॉक्टर, और बैठ गया। आप रिशा हातिम के शोहर हैं? उसने पूछा। जी। वो और हैरान हुआ। दरअसल मिस्टर हन्नान, आप एक बिजनेस सेलिब्रिटी हैं। मेरे शोहर भी बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जानती हूँ। आप एक मर्तबा अपनी सेक्रेटरी को लेकर मेरे पास आए थे। वो उम्मीद से थी, आप उसके लिए इंतहाई फ़िक्रमंद थे। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अपनी सेक्रेटरी के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए इस कदर फ़िक्रमंदी, और अपने खुद के बच्चे का एबॉर्शन करवा दिया। लेडी डॉक्टर ने उसके सर पर धमाका किया था। एबॉर्शन? वो बोल भी ना सका। मुझे शायद ये ना पता चलता कि आप उनके शोहर हैं, अगर मैं उनकी केस हिस्ट्री इतनी तफसील से ना पढ़ती। वो अकेली ही मेरे पास आई थी। बकौल उनके आपको वो बच्चा नहीं चाहिए था। लेडी डॉक्टर कहती चली गई। हन्नान का दिमाग माउफ हो रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। वो बस इतना ही कह सका और उठ खड़ा हुआ। लेडी डॉक्टर उसके धुआं धुआं चेहरे को देखकर मजीद कुछ ना बोली। वो थके थके कदमों से हॉस्पिटल से उसकी गाड़ी का रुख अब घर की तरफ था। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर आया। सोफे पर औंधी लेटी, सेल कान से लगाए हंस हंस कर बातें करती रिशा ने उसका सारा दुख गुस्से में बदल दिया। तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने जोर से उसके कान से सेल फोन खींचा और दीवार पर दे मारा। ये क्या बेहूदगी है? वो एकदम चिल्लाई थी, ज़बान बंद करो अपनी। उसने एकदम रिशा की गर्दन दबोची थी। अबॉर्शन क्यों करवाया? उसने रिशा को दीवार के साथ लगा दिया। गर्दन छोड़ो मेरी। वो मुसलसल उससे अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हन्नान ने उसे एक झटके से सोफे पर फेंक दिया। तुमसे ज़्यादा बेगैरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी रिशा हातिम। नफ़रत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। वो तनफ़ुर से बोला था। इतनी ही नफ़रत है ना मेरी शक्ल से, तो तलाक दे दो। वो चिल्लाई। एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो रिशा हातिम, बेहया औरत, तलाक तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। उसने जोर से रिशा की कलाई जकड़ी और उसे घसीटता हुआ ऊपर ले आया। छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान, वो हलक के बल चिल्लाई। हन्नान ने उसे एक झटके से बिस्तर पर धक्का दे दिया। सुबह शाम इस कमरे में बंद रहोगी तुम, मैं भी देखता हूँ कि कैसे खुला लेती हो तुम। वो उस पर पहली बार धाड़ा था। हन्नान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जाने दो मुझे। वो उसके सामने उंगली उठाकर बोली। कहाँ जाने दूँ तुम्हें? उस बेगैरत शख्स के पास जिसे ना बीवी की परवाह है और ना चंद दिन के बच्चे की। चलो, वो तो मर्द है इसलिए बेगैरत है। तुम औरत होकर भी इस कदर बेहया कैसे हो रिशा? वो चीखा था। बकवास बंद करो। वो एकदम से धाड़ी और हन्नान का थप्पड़ उसे खामोश करवा गया। आइंदा मेरे सामने ऐसे गला मत फाड़ना, कातिल औरत। वो उसे नफरत से देखता कमरे से निकला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। रिशा मुसलसल बंद दरवाज़ा बजाती चली गई थी। वो उस दिन अपने ऑफिस में था जब उसे फाकिहा की कॉल आई। हन्नान ने उसे 20 दिन की छुट्टी ओके कर दी थी। जी मिस फाकिहा, कैसी हैं आप? वो बड़ी खुश दिली से बोला। ठीक हूँ सर। वो दरअसल मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं अब आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकूँगी। कल तक मेरा इस्तीफ़ा मिल जाएगा आपको।
उसे फाकिहा की आवाज़ बहुत निढाल सी लगी। खैरियत तो है ना फाकिहा? अगर आपको मज़ीद छुट्टियाँ चाहिए तो मैं बढ़ा देता हूँ, हन्नान जल्दी से बोला। वो इस कदर काबिल एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता था। सर दरअसल मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबी छुट्टी करनी पड़ जाएगी, इसलिए। फाकिहा ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या मतलब? वो समझ ही ना सका। मुझे डिवोर्स हो गई है सर। फाकिहा के अल्फाज ने उस पर बिजलियां गिराई थी। मुझे इद्दत गुजारनी है। हन्नान को लगा जैसे उसकी आवाज़ भर्रा रही हो। वो जवाबन बोल भी ना सका। फाकिहा चुपचाप कॉल काट गई। उसने एक लंबी सांस भरते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। उसकी मेज़ पर रिशा की तरफ से आया खुला का नोटिस भी पड़ा था। उसने सोचा था कि शायद रिशा राह रास्त पर आ जाए तो फाकिहा का घर बच जाए, लेकिन शिराज को वाकई सिर्फ उसकी डिलीवरी तक का इंतज़ार था। अपने बच्चे की पैदाइश के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही उसने फाकिहा को तलाक दे दी थी। धीरे से अपना मोबाइल उठाया और अपने वकील को कॉल की। वकील साहब, तलाक के कागजात तैयार करवाएं। मैं रिशा हातिम को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना सर मेज़ पर गिराते हुए कहा था। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब वो घर पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अम्मी रुकैया को आवाज़ देते हुए उसने एक एक करके सारी लाइट्स ऑन की। अम्मी, वो किसी भी कमरे में नहीं थी। इंतहाई परेशान होकर उसने रुकैया का नंबर मिलाया था। हाँ शिराज, उन्होंने रात के उस पहर उसकी कॉल रिसीव कर ही ली। वो जाग रही थी। अम्मी आप कहाँ हैं? उसने पूछा फाकिहा की तरफ। उन्होंने कहा बता तो देती। शिराज ज़रा नाराज़गी से बोला था। मैं अब यहीं रहूँगी शिराज, मुझे बार बार कॉल मत करना। उन्होंने कहा क्यों? वो हैरान रह गया। क्योंकि चंद दिन बाद उस लड़की को यहाँ लाकर तू मुझे भी यूं ही बाहर निकाल देगा, जैसे फाकिहा को निकाला है, जैसे अपने बच्चे के साथ किया तूने। तो क्या फ़ायदा बेइज्जत होकर निकलने का? मैं पहले ही छोड़ आई तेरा घर। वो कहती चली गई। अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? हज़ारों लोग अपनी बीवियों को तलाक देते हैं और दूसरी शादियाँ करते हैं। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करने लगा। वो तड़क गया। यही तो अलमिया है शिराज, कि हज़ारों लाखों लोग पहली बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब क्यों हो जाते हैं, और बीवी भी फाकिहा जैसी नेक सीरत, फर्मा बरदार और बाहया। रुकैया ने कहा अम्मी मेरी नहीं बनी उससे, बस। उसने चीख कर कहा तूने बनाना चाहिए ही नहीं शिराज। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। तेरे जैसे होते हैं जिन्हें नाकदरी और नाशुक्री की सज़ा मिलती है। नाकदरी की है तूने एक नेक सीरत बीवी की, और नाशुक्री की है औलाद जैसी नेमत की। दोबारा नहीं मिलेंगे तुम्हें, देख लेना। उन्होंने कहा आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं। वो बोला नहीं मेरे लाल, मैं तुझे तेरी सज़ा बता रही हूँ। तुझे ही मुबारक हो तेरा वो बड़ा सा घर, वो तेरी वो छप्पर फाड़ कमाई और तेरी होने वाली बीवी। मैं नहीं आऊँगी अब। उन्होंने कहते ही कॉल काट दी। रात के 10 बज रहे थे जब वो ऑफिस से सीधा घर पहुंचा। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील किए, अपने लिए कॉफ़ी का एक मग बनाया और बेडरूम से मुंसलिक टेरेस पर आ गया। बहुत देर सोचने के बाद उसने फाकिहा को कॉल की थी। अस्सलामुअलैकुम सर। उसने कॉल रिसीव कर ली। कैसी हैं आप फाकिहा? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? फाकिहा की आवाज़ आज भी बहुत मध्यम लग रही थी। उस दिन आपसे ठीक से बात नहीं हो सकी। दरअसल मुझे आपकी तलाक का सुनकर इस कदर अफसोस हुआ कि बोला ही नहीं गया कुछ, उसने कहा, और फाकिहा खामोश रही। मैं बजाते खुद आपके घर आना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे आपकी इद्दत के दिनों में आपसे नहीं मिलना चाहिए। फाकिहा, मुझे आपके घर के टूट जाने का बेहद अफसोस है। मेरी किस्मत सर, वो बोली। बच्चे की खातिर भी समझौता नहीं हो पाया? उसने पूछा। समझौता तो तब होता ना सर, जब उस बच्चे से कोई दिली वाबस्तगी होती या उसके मुस्तकबिल की कोई परवाह होती। जब बंदे को सिरे से कोई सरोकार ही ना हो तो समझौता कैसा? उसने कहा। फाकिहा, हम लोग हकीकत से कितना ही मुंह क्यों ना छुपा लें, लेकिन ये सच है कि जिस औरत की वजह से आपका घर उजड़ा वो मेरी ही बीवी थी। उसने कह ही दिया आखिर। नहीं सर, सच ये है कि जिस शख्स की वजह से मेरा घर उजड़ा वो मेरा अपना शोहर था। लेकिन आप दोनों के बीच तो रिशा ही आई थी ना, हन्नान ने कहा। रिशा ना आती तो कोई और आ जाती। खुदा का लिखा था, मेरा नसीब बदल तो नहीं जाना था ना। हन्नान चुप रह गया। बहरहाल मिस फाकिहा, मुझे आपके यूं दागदार हो जाने का बहुत दुख है। उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। मुझे भी सर, फाकिहा ने धीरे से कहते हुए कॉल काट दी थी। वो आज बड़े दिनों बाद हातिम कुरैशी से मिलने आया। रिशा को तलाक हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। वो दोनों नफूस हस्बे आदत उसे शाम की चाय पर लॉन में ही मिल गए।
बड़े दिनों बाद आए हन्नान। नौरीन ने उसके आगे चाय का कप रखा। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। खफा है? उसने हातिम कुरैशी की तरफ देखते हुए पूछा था। क्यों भला? वो हैरान होकर बोले, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। जिसकी अपनी सगी औलाद उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे, वो किसी और से क्या गिला करे। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मामू जान, लेकिन मुझे लगा कि मेरे और ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने 22 साल अपनी मन मर्जी करते गुजारे हैं, और 22 साल बहुत होते हैं मन मर्जी करने का आदी बनने के लिए। हन्नान ने कहा, कसूर मेरा है, उसे मन मर्जियाँ करने की आदी मैंने ही तो बनाया था। हातिम ने कहा, अब क्या कहती है? उसने कुछ देर बाद पूछा। वो कौन सा कुछ कहती है, वो तो बस कर गुजरती है। हातिम बोले, शादी नहीं करेगी? उसने फिर पूछा। खुदा जाने, हर हद तो पार कर चुकी है वो। शादी जैसा बंधन भला कोई अहमियत रखता होगा उसके लिए? उन्होंने कहा, अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? उसने पूछा था। दूसरी शादी? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली शादी भी हुई थी? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले। हन्नान खामोश रह गया। अब उन्हें क्या बताता कि उसने 20 साल रिशा का ख्वाब देखा। जब भी उससे मिला हर बार यही ख्वाहिश की कि काश वो सितारा उसका हो जाए। जब वो उसे मिली तो उसे लगा कि उसकी दोनों मुट्ठियाँ चांद सितारों से भरी हैं। वो एक रात जब रिशा ने अपना आप उस पर लुटाया, उसके लिए जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन वो शायद दुनिया का वाहिद इंसान था जिसका ख्वाब मुकम्मल होकर भी अधूरा रह गया था। वो मोहब्बत को पा कर भी नहीं पा सका था। 4 माह बाद फाकिहा वो अपने बेटे के लिए कस्टर्ड बना रही थी जब राकिया ने उसे आवाज़ दी। क्या है? वो किचन से ही बोली। इससे पहले कि वो बाहर निकलकर उसकी बात सुनती, राकिया फूली फूली सांसों से भागती किचन में दाखिल हुई। फाकिहा, तुम्हारे बॉस आए हैं। उसने फाकिहा को हैरान किया। जाओ, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। राकिया ने उसके हाथ से चम्मच पकड़ते हुए उसे बाहर धकेला। वो मुंह पर पानी के छींटे मारती दुपट्टा ओढ़कर ड्राइंग रूम की तरफ आ गई। हन्नान ने एक नज़र उसे देखकर खड़े होते हुए सलाम किया था। कैसी हैं मिस फाकिहा? उसका वही मखसूस सा लहजा, ठीक हूँ सर। और फाकिहा का वही मखसूस सा जवाब, बेटा कैसा है? उसने फिर पूछा। वो भी ठीक है सर। उसने कहा, दोबारा ज्वाइन नहीं करना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। राकिया चाय रख गई थी। सर, करना तो था, लेकिन मुझे लगा कि 4 माह उस कुर्सी पर यकीनन कोई और बैठ चुका होगा। वो बोली, फाकिहा, अगर मैं आपको अपने ऑफिस के बाहर वाली कुर्सी की बजाय ऑफिस के अंदर वाली कुर्सी पर बिठाना चाहूँ तो? हन्नान ने कहा। फाकिहा उसकी बात सुनकर सुन रह गई थी। आपके लिए रिशा के बाद भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है सर, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर। उसने कहा, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर ही चुनी थी मैंने, नतीजा रंडवे का टैग लगाकर छोड़ गई। वो धीरे से मुस्कुराया। मैं अकेली नहीं हूँ सर, एक बेटा है मेरा, पूरी फैमिली है जिसे सपोर्ट करना है। उसने कहा, वो जो तुम्हारा बेटा है ना, उसे तुमसे पहले मेरी उंगलियों ने छुआ था। तुम्हारी आगोश से पहले वो मेरी आगोश में आया था। उसका माथा सबसे पहले उसके माँ या बाप ने नहीं, मैंने चूमा था। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी उम्र उस मासूम लम्स को भूल पाऊंगा? वो कहता चला गया। और तुम्हारी फैमिली, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस कदर कमज़र्फ और घटिया इंसान हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने से रोक दूंगा। हन्नान के पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। रिशा क्या सोचेगी? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस कदर कमज़र्फ और घटिया इंसान हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करने से रोक दूंगा। हन्नान के पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। रिशा क्या सोचेगी? फाकिहा ने कहा। और तुम्हारा साबका शोहर क्या सोचेगा, और सारा शहर क्या सोचेगा, और सारी दुनिया क्या सोचेगी, है ना? हन्नान को उस पर गुस्सा भी आया और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट भी फैली। फाकिहा बस उसकी तरफ देख कर रह गई। अपनी अम्मी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। हन्नान ने एक नज़र उसके परेशान से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। उसके निकाह में हातिम कुरैशी और नौरीन दोनों शामिल हुए थे। बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं करूँगा तुमसे, बस इतना कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूँगा। तुम्हारी आंखों में आंसू कभी भी मेरी वजह से नहीं आएंगे। मेरे होते हुए कभी तुम्हें किसी चीज़ की मोहताजी नहीं होगी। तुम्हारा शोहर बनकर तुम्हारे आगे नहीं, हमेशा तुम्हारे बराबर में खड़ा हूँगा। मेरी ज़ुबान और हाथ से कभी तुम्हें कोई गुज़र नहीं पहुँचेगा। एक बीवी क्या चाहती है अपने शोहर से? बस यही ना,
بس یہی کچھ نہ۔ اور حنان فارس اس کا ہاتھ تھامے اسے یہ سب کچھ دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں حنان کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے دکھ سکھ میں برابر کا شریک پائیں گے۔ میرے لبوں سے کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں نکلے گی جسے پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ آپ کی آنکھیں کبھی میری وجہ سے نیچی نہیں ہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کا مان یوں ہی قائم رکھوں گی۔ اور کیا چاہتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی سے؟ بس یہی کچھ نا، جس کا وعدہ فاقیہ اس کے سینے پر رکھ کر رہی تھی۔ 4 سال بعد اس نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اسے کال کی۔ کہاں رہ گئے؟ وہ دونوں بچوں کو لے کر نیچے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ یار ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، بس 10 منٹ، حنان نے کہا۔ اس نے اوکے کرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آج اس کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ حنان نے 5 اسٹار میں اسپیشل ٹیبل بک کروایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ دونوں بچے ایک دم باہر کو بھاگ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے اندر آ گیا۔ فاقیہ نے اپنے بیٹے کی انگلی تھامی ہوئی تھی۔ ہنستے مسکراتے وہ چاروں میز کے گرد آئے۔ اچانک فاقیہ کی نظر کچھ دور بیٹھے شیراز پر پڑی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، لیکن جو اس کے ساتھ تھی وہ رشا بھی نہیں تھی۔ اسے یوں سوالیہ نشان بنا دیکھ کر حنان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تھا۔ بس کرو، نظر لگا دو گی ان دونوں کو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ رشا تو نہیں ہے؟ حنان نے اس کی بات کاٹ دی۔ رشا آج کل اس کے ساتھ نہیں رہ رہی، اس نے ایک بار پھر خلا کا کیس دائر کیا ہوا ہے۔ حنان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کیوں کرتی ہے ایک عورت خلا کا کیس دائر؟ کیوں مانگتی ہے اپنے شوہر سے طلاق؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، حنان نے کہا۔ لیکن شیراز تو رشا سے… حنان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ محبت نہیں تھی فاقیہ، وقتی ابال تھا، جنون تھا، شہرت کی سیڑھیاں چڑھنے کی ایک کوشش تھی، اور بس محبت نہیں تھی وہ، حنان نے کہا۔ فاقیہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ حاتم قریشی نے ٹھیک کہا تھا، رشا کو عادت پڑ گئی تھی من مرضیاں کرنے کی۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ مسئلہ تو سارا ہے ہی پابندیوں کا۔ شیراز کے لیے وہ تب تک ہی ڈریم گرل تھی جب تک وہ اس کی دسترس سے دور تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے نکاح کیا وہ یکدم روایتی شوہر بن گیا۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کو سرعام بے حیائی کرنے دیتا ہے؟ رشا نے من مرضی کرنا چاہی اور شیراز نے پابندی لگا دی۔ بس وہ ایک بار پھر سے خلا کا کیس دائر کیے ہوئے تھی اس بات پر۔ شیراز کی باہوں میں ایک کے بعد ایک نئی تتلی آتی جا رہی تھی۔ حاتم قریشی بالکل درست تھے، اسے لت پڑ گئی تھی یہ سب کرنے کی، اور شاید اس نے اب ساری زندگی آگے بھی یہی کچھ ہی کرنا تھا۔